again in physiological sections, and we next topic is facilitated diffusers. Diffusers, okay. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्स्ट चीज कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि किसी न किसी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़े, जहाँ पे किसी न किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़े, वहां पे कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि करेक्टरिस्टिक फर्स्ट, इसके करेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे, इसका रहेगा कि ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के साथ में होते हैं, स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मीन्स कि वो कैरियर उसी प्रोटीन के लिए रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ग्लूटेकिन है, जो कि कैरियर किसके लिए होता है, ग्लूकोज एंड हमारे गैलेक्टोज। तो हमारा जो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है, ये दोनों किससे अटैच हो सकते हैं, हमारा ग्लूट पे, ठीक है ना। अदर कोई भी मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता, इसी को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सैचुरेशन काइनेटिक्स। saturation kinetics, saturation kinetics is the maximum rate of the transport, ठीक है ना। जिसको अब देखिए एक ग्राफ से समझ सकते हो, ग्राफ कैसे, देखिए ये ग्राफ है जहाँ पे रेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट and concentration of the gradient, ओके। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे होता है सैचुरेशंस, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, सैचुरेशन काइनेटिक्स को किससे शो करते हैं, टीएम से या सिग्मा से, ठीक है ना। तो कोई भी जो चीज होगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मैक्सिमम आके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज होगी वो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ओके, जो कि पैसिवली एंड एक्टिवली दो तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। और पैसिवली अगर होती है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है वो, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, हमारे को उससे मतलब है। एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे हमारा यूरिया ट्रांसपोर्ट, कौन सा है, यूरिया ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर, जो कि हमारे को किडनी के अंदर देखा जाए तो किडनी के अंदर हमारे को कौन कौन से हैं, वो रहते हैं इसके अंदर पूरा जाने की जरूरत नहीं है, UTA1, A2, UTD, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट के नाम है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा प्रोटीन काम आता है, उनके नाम है UTA, UT2, A3, A4 एंड RBC। सॉरी डॉक्टर, वापस से। तो ये ग्राफ से थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, देखिए सैचुरेशन के लिए जैसे कि हमें ना, अभी मैं वापस से बताऊंगा, जैसे CNS में भी मैंने बताया था कि
क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू की तरह ही इस ग्राफ को समझ सकते हो कि रेट ऑफ दी जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ पे, जो सैचुरेशन काइनेटिक्स है, सैचुरेशन मींस कि यहाँ पे जितने भी आपके पास में जो को ट्रांसपोर्ट कैरियर्स थे वो क्या हो गए, सैचुरेटेड हो गए। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, एक लेवल आएगा तब तक बढ़ता रहेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जितने थे वो सैचुरेटेड हो चुके हैं अब। तो इसी को बोलते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स, जिसको हम किससे शो करते हैं, टीएम में, मेनली टीएम से शो करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ठीक है। अब एग्जांपल मैंने बताया, फर्स्ट यूरिया ट्रांसपोर्ट, एंड सेकंड एग्जांपल है हमारे पास में अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, एमिनो एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट, ओके। तो एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट या यूरिया ट्रांसपोर्ट इज ए टाइप ऑफ द सैचुरेशन काइनेटिक्स, के साथ में उनकी सैचुरेशन होती है। तो ये किसके करेक्टरिस्टिक ऑफ द करेक्टर है, ये करेक्टर ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स के, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लो। तो ये नेक्स्ट, किडनी, यूरिया ट्रांसपोर्ट किडनी, उसके बाद क्या है? यूरिया ट्रांसपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, किडनी में एंड आरबीसी, ब्लड में भी तो यूरिया होता है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वाला। तो वहां या पे मैंने बताया था ना कि ना अभी जैसे कि इतना डीप में कभी क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आ जाए कि उनके ट्रांसपोर्ट के नाम क्या है तो वो नाम अपने को पता होने चाहिए। वो नाम कौन कौन से हैं, UTA1, A2, A3 एंड A4, एंड आरबीसी वाइज आरबी का बी मेंशन कर दिया है, UTB, ओके। देन अभी है नेक्स्ट हमारा नॉन आयोनिक डिफ्यूजर। कौन सा है, नॉन आयोनिक डिफ्यूजर। नॉन आयोनिक डिफ्यूजर्स किस तरीके से होता है, देखिए कोई भी, जैसे कि एक बार मेरे को डायग्राम बना लीजिए जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और आप साथ में मेरे साथ में डायग्राम बनाइए। यहाँ पे होता है अंदर H+ एंड H+। नॉन आयोनिक किस तरीके से होता है वो बताता हूँ। ये जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया क्या है, ये नॉन आयोनिक है, ठीक है। तो नॉन आयोनिक क्या रहेगा कि इजीली डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है ना, और वो आ जाएगी हमारी ल्यूमेन के अंदर, ठीक है ना। तो जो अमोनिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हमारा NH4, ये NH हिल गया है मेरा, अमोनिया जो है NH3, अमोनिया, तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर क्या था, NH3। देखो मेरे को फॉर्मूला नहीं पता अमोनियम को किस तरीके से लिखते हैं, बट मैं अमोनियम को इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है ना, अंदर आने के बाद में तो कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है ना। क्योंकि पहले नॉन आयनिक था, अंदर आने के बाद में क्या हो गया, आयनिक हो गया। तो पहले क्या था, नॉन आयनिक था, इसीलिए इसको क्या बोला, नॉन आयोनिक डिफ्यूजर। बट अंदर आने के बाद में वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, आयोनिक हो जाता है, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखो। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है नॉन आयोनिक डिफ्यूजर कहां पे देखने को मिलता है। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स आर, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, डिस्टिल डिस्टिल ईलियम। डिस्टिल ईलियम में आपको पता है, डिस्टिल ईलियम में क्या होते हैं, हमारे बाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है बाइल साल्ट का, तो वो किस वे से होगा, नॉन आयोनिक डिफ्यूजन से होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, MCQ, कि डिस्टिल ईलियम में बाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन किस वे से होता है, वो होता है हमारा नॉन आयोनिक डिफ्यूजन से।
तो यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट होता है, पैसिव। अब स्टार्ट करेंगे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकंड पोर्शन था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या बताया था, ये दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, प्राइमरी की। तो प्राइमरी में कौन कौन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप आते हैं, उनके पंप के नाम याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं करना अपने को। फर्स्ट वन इज दी सोडियम पोटेशियम पंप। सबसे फेमस पंप हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। फिजियोलॉजी में हम सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। देन पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, सॉरी हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, एटीपीएस प्रोटीन पंप होते हैं, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे को इस तरीके के पंप, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, जहां से हमारा एचसीएल सीक्रेट हो रहा है। कहाँ पे, एग्जांपल अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, एंड हमारा सेकंड वन इज द कलेक्टिव डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। देन थर्ड वन, third one is the sarcoplasmic endoplasmic reticulum of the calcium pump seen in the skeleton and the cardiac muscles। and अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे ही कि स्केलेटन मसल्स एंड कार्डियक मसल्स किस तरीके से होती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में कौन सा है, देखिए पूरा नाम, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम पंप। ओके, तो ये होते हैं हमारे स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे एक्टिव पंप हमारे को प्राइमरी के पता होना चाहिए। अब हम जो बात करेंगे वो रहेगी हमारे पास में फर्स्ट, जैसे कि हमने बात की थी अभी सोडियम एंड पोटेशियम पंप की। सोडियम एंड पोटेशियम पंप, आपको बेसिक फंडा पता है क्या, कि जब भी दो पोटेशियम, जब भी हमारा पोटेशियम अंदर आएगा, कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तो कितने सोडियम बाहर जाएंगे, तीन सोडियम, क्योंकि वो तीन सोडियम को ही अटैच करता है। तो हमारा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हुआ, ये एक हमारा को ट्रांसपोर्टर होता है, जो प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके रेशियो में होता है। तो व्हाट इज द कपलिंग रेशियो, इसको क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, व्हाट इज द कपलिंग रेशियो, व्हाट इज द कपलिंग रेशियो, कि हमारा जो मॉलिक्यूल पे आयंस अटैच होंगे वो कौन से रेशियो में अटैच होते हैं, कपलिंग रेशियो इज दी 3:2। क्योंकि 3 पहले क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये हमारा क्या कौन सा पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है। तो सोडियम कितने जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, तो हम किस वे में लिखेंगे, 3:1 के रेशियो में लिखेंगे, ठीक है। 2 स्टेज प्रोसेस है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है कि 3 सोडियम आउट होते हैं, सेकेंड स्टेज में 2 पोटेशियम इन होते हैं, ठीक है। और इस पंप के बारे में एक बेसिक फंडा क्या आता है कि पेन फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, मेन फंक्शन क्या रहता है इसका, फंक्शन पता होना चाहिए, और यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है कि
बाकी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कई सारी चीजें हैं वैसे तो सेल वॉल्यूम रेगुलेशन में काम आता है। ये पंप कहाँ पे काम आता है? सेल वॉल्यूम रेगुलेशन। सेल वॉल्यूम रेगुलेशन में कौन सा पंप काम आता है? सोडियम पोटेशियम पंप। और इसका डायमीटर भी हेटेरो रहता है, तो इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है कि हेटेरो, वापस से लिखो, हेटेरो डायमीटर। ये कैसा पंप है? होमोजीनस नहीं है, ये हेटेरो डायमीटर पंप है। ओके, देन कुछ हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ से एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ हार्मोन्स हैं, हार्मोन affect which affects the sodium potassium pump। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को अफेक्ट करते हैं? अभी बताता हूँ। फर्स्ट वन इज द थायराइड। थायराइड तो ये क्या करता है? ये करता है नंबर ऑफ दी पंप का नंबर इंक्रीज करेगा, और तो नंबर इंक्रीज करता है बट एक्टिविटी को क्या कर देता है? कोई अफेक्ट नहीं करता है। एक्टिविटी को ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है। सेकंड, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन नंबर में इंक्रीज करेगा बट साथ के साथ इसकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। थर्ड, इंसुलिन। इंसुलिन नंबर को अफेक्ट नहीं करेगा, इसके पंप को इंक्रीज नहीं करेगा, बट इसके एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। फोर्थ वन इज डोपामीन। डोपामीन किसको अफेक्ट करेगा? कि इसकी एक्टिविटी को कम करता है और नंबर के साथ में कुछ भी नहीं करेगा। तो डोपामीन एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज दी एंटी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। हार्ट का हार्मोन एंटी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड ANP। एंड ANP क्या करेगा? ANP भी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन क्या आता है? विच हार्मोन्स द डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप? आंसर इज डोपामीन एंड ANP। तो हमारा MCQ पैटर्न में हमारे को MCQ पता होना चाहिए और साथ में जनरल बेसिक पता होना चाहिए। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है? देखो, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करना। ये हमारा वेसल्स, देन ये हमारी सेल, ये हमारी सेल। अब आपको पता है यहाँ पे मेरा क्या हुआ है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था? 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। ठीक है। 2 पोटेशियम इन हुए तो अभी भी यहाँ पे एक की डेफिशिएंसी है अभी भी अंदर। तो इसलिए क्या होता है, इसमें को ट्रांसपोर्ट काम करता है और इससे क्या होता है? हमारा जो सोडियम है इंट्रासेलुलरली वो अंदर आता है। तो साइमल्टेनियसली एक के साथ में एक को अंदर आने को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम। ये इसके साथ में चला गया, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिम पोर्ट। ओके। Please repeat, sir. देखिए, सेकेंडरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
सेकेंडरी में दो पैटर्न देखने को मिलेंगे। एक तो होता है सिम पोर्ट। एक बार मेरे को कंप्लीट होने दो, मैं आपको वापस से रिपीट करूंगा। तो दोनों आयंस एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो उसको तो हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट या सिम पोर्ट। मींस सोडियम के साथ साथ में सोडियम इन होता है तो उसको हम बोलते हैं सिम पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमारे को क्या मिलती है, सेम डायरेक्शंस। बट एक होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटी पोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सोडियम अंदर आता है एंड एक सोडियम हमारा क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये क्या हुआ, एंटी पोर्ट। एंटी पोर्ट और फर्स्ट वन इज दी सिम पोर्ट। एंटी पोर्ट का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम इज काउंटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट। ओके। और ये सारे ट्रांसपोर्ट क्यों डेवलप हो रहे हैं, जो कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे वन इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। ग्रेडियंट डेवलप होता है तो वन नेगेटिव इलेक्ट्रो केमिकल नेगेटिव ग्रेडियंट की वजह से ये डेवलप होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो सकता है, सिम पोर्ट के वे में भी हो सकता है एंड एंटी पोर्ट के वे में भी हो सकता है। कुछ आया समझ में। अब ये जो मैंने ये जो चीज बनाई है ये होता है को ट्रांसपोर्ट। अभी आगे देखिए, जो को ट्रांसपोर्ट है, को ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम एमिनो एसिड, सोडियम बाइसाल्ट, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम एमिनो एसिड, सोडियम बाइसाल्ट, किसके साथ में, हमारे सोडियम के साथ में। ये सारे क्या होंगे, को ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि सोडियम ग्लूकोज एंड सोडियम एमिनो एसिड आर सीन इन दी GIT and PCT. GIT and seen in the GIT and PCT, proximal convoluted tubules. Okay. Then सोडियम बाइसाल्ट जैसे कि अभी जस्ट बताया मैंने, कहां पे देखने को मिलेगा, डिस्टिल इलियम पोर्शन पे, डिस्टिल इलियम पोर्शंस में। ओके। देन एक होता है हमारा लास्ट वन इज सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्ट। आयोडाइड सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट जो कि कहां पे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आयोडाइड है तो कहां पे देखने को मिलेगा, थायराइड सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। थायराइड सेल्स में देखने को मिलेगा इस तरीके का को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो हुआ को ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट को मैंने दूसरा नाम क्या बोला था, सिम्पोर्ट। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है काउंटर ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स बताइए, व्हाट आर द काउंटर ट्रांसपोर्ट। और काउंटर ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट। तो एंटीपोर्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज दी मोस्ट कॉमन सोडियम पोटेशियम पंप seen in the PCT. Then second one is sodium calcium counter transport, and counter transport is seen in the sodium calcium। कैल्शियम कहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे को, मायोकार्डियल सेल्स में, मायोकार्डियल सेल्स। देन कुछ बेसिक फंडास है जो कि एक बार में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्या क्या है देखो, लास्ट स्लाइड प्लीज, जस्ट अ सेकंड फॉर लास्ट टू लाइंस। आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आपकी स्पीड स्लो है मतलब।
ठीक है, चले आगे। ओके, एक फंडा क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किस तरीके से एक्सोसाइटोसिस होता है, अगर बेसिक फंडा क्लियर है तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ओके, देखो ये मेरी सेल है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई भी वेसिकल है या कोई भी क्या कहते हैं, जैसे अमीबा के अंदर या लोअर स्पीसीज के अंदर हमने देखा था कि वो क्या करता है, इसको बाहर एक्सेल करता है। किस तरीके से एक्सेल करता है कि ये जो चीज है ये क्या करेगा, इसके कवर करके और ये टूवर्ड्स दी कहाँ पे रन करेगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन की तरफ रन करेगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस एंड ये यहाँ पे सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगा। सरफेस के ऊपर अटैच होने के बाद में जो भी इसके पोर्शन है तो उसको वो क्या करेगा, बाहर निकालने के लिए यहाँ पे 2 सेकेंड, ओह सॉरी, तो वहां पे क्या डेवलप करेगा, वो इस तरीके से ज्वाइन कर लेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वो जितने भी मटेरियल है उसको वो क्या कर देगा, एक्सेल कर देगा, ठीक है ना। और एक्सेल करने के बाद में और वो सरफेस कैसी हो जाएगी, इस तरीके से डेवलप हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन इतना तो अपने को भी बताया एक्सोफाइटोसिस में क्या चलता है, ये सीक्वेंस अपन ने हमारे फर्स्ट ईयर में देखी थी। बट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन हमारा आता है टोटल एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई चीज अटैच हुई है तो वो कितना हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो डेफिनेटली हमारी सेल मेम्ब्रेन की एरिया क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये हुआ हमारा फर्स्ट एमसीक्यू फॉर द एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस के लिए व्हाट नीड फॉर द एक्सोसाइटोसिस, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट नीड फॉर द एक्सोसाइटोसिस, आंसर इज फर्स्ट वन, first is calcium and definitely second one is ATP, ATP के बिना कुछ काम नहीं होता। एंड नेक्स्ट कौन सी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वो होती है डॉकिंग प्रोटीन्स, डॉकिंग प्रोटीन्स। ये स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस तरीके से उसको बाहर निकालेगी। तो वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, डॉकिंग प्रोटीन्स, ठीक है ना। और डॉकिंग प्रोटीन्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, देखो 3 एग्जांपल्स हैं। ये इतना देखो डीप में जाने की जरूरत है नहीं, अभी के लिए आप इतना सा याद रख सकते हो, ठीक है, डॉकिंग प्रोटीन। नेक्स्ट वन, इसका जस्ट अपोजिट एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, देखिए ये मेरी सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे कोई है जिसको वो क्या करना चाह रहा है, एनगल्फ करना चाह रहा है। तो ये इसके पास में जाएगा और कैसे आएगा, ये देखो ये इस तरीके से सेल हो जाएंगी, ये इस तरीके से सेल हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से अंदर ले लेगा, ठीक है, ये इस तरीके से अंदर ले लेगा और अंदर आने के बाद में वो क्या डिटैच हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से। और फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिक्रीज होगा या, क्योंकि ये इसमें से ही टूट के अलग हुआ है ना, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई कि एरिया क्या हो गई, डेफिनेटली कम हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या की जरूरत पड़ती है, व्हाट नीड फॉर द एंडोसाइटोसिस, वही कैल्शियम, एटीपी एंड प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स।
ठीक है ना? ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है? एक क्वेश्चन आता है 5 टाइप ऑफ द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के कितने टाइप हैं? 5 टाइप हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो हमारे को पता होना चाहिए बाय नेम, और कुछ नहीं। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, क्लेथ्रीन मीडिएटेड। अब आप कहेंगे सर ये क्लेथ्रीन क्या है? मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो प्रोटीन था एंडोसाइटोसिस के लिए, मैंने जो ये प्रोटीन बताया, ठीक है ना, तो उसके अंदर मेन प्रोटीन कौन सा रहता है? यही इसका सॉरी इसका नाम है क्लेथ्रीन प्रोटीन। इसका नाम क्या है? क्लेथ्रीन प्रोटीन। ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोथेलियम होते हैं, ठीक है? या एक कैबोलिन प्रोटीन भी होती है, देखो कैवियोलिन प्रोटीन भी होती है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लेथ्रीन मीडिएटेड कहाँ से आया, ठीक है? और फोर्थ वन इज कैवियोलिन mediated and non-clethrine non-caveolin mediated endothelium, non-caveolin clethrine mediated, ठीक है? ये 5 टाइप होते हैं। इनमें से अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको 5 टाइप ऑफ दी एंडोसाइटोसिस पता होनी चाहिए। एंडोसाइटोसिस के 5 टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है? ओके Dr. Nidesh, only 5 minutes left to end the session. ओके ओके ओके। एक होता है डोनम इफेक्ट। प्लीज rejoin again आफ्टर 10 मिनट्स का ब्रेक रख लेते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स मतलब कितना हो गया अभी टाइम? 5 मिनट बाद में तो सेशन ओवर होगा। 3:45 और 3:55। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो स्टार्ट होगा 3:55 पे। तो प्लीज ज्वाइन एट 3:55 PM। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ऐसे मत बोलना कि सर कब क्लास स्टार्ट हुई, ठीक है? ओके, डोनम इफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक। 2 सेकंड नया ही ले लेते हैं। डोनम इफेक्ट, ये क्या है, किस तरीके से चलता है देखना। पहली चीज किसने दिया था? डोनम इफेक्ट इज गिवन बाय द गिब्सन डोनम इक्वेशन, ठीक है? इन्होंने क्या दिया था? एक गिब्सन इक्वेशन दिया था, ठीक है ना? और वो क्या रहता है कि देखना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये हमारी जो x है एंड ये इधर मेरा y है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? इक्वल अमाउंट होगा। यहाँ दोनों में क्या रहेगा? इक्वल अमाउंट रहेगा, ठीक है ना? ये क्या रहेगा? इक्वल अमाउंट रहेगा, ठीक है ना? जितना प्लस है उतना ही माइनस रहेगा, ठीक है ना? तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जितना पोटेशियम उतना पोटेशियम, जितना क्लोराइड उतना क्लोराइड, ठीक है? जितना पोटेशियम उतना पोटेशियम, जितना क्लोराइड उतना क्लोराइड, ठीक है ना? ये क्या होता है कि हमारा को ट्रांस अगर कोई भी प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, ग्रेडियंट डिफरेंस आता है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना? बट आपको भी पता है कि पोटेशियम
अगर जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हैं तो वो भी नेगेटिव आयंस के साथ में होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो हम इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सिंपल एक इक्वेशन दी थी, और वो इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन में यहाँ पे नेक्स्ट में लिखता हूं। देखो इक्वेशन क्या थी, एट इक्विलिब्रियम नो नेट ट्रांसफर, ठीक है। इन्होंने डोनम ने इफेक्ट ने क्या बोला, एट सॉरी एट नो नेट ट्रांसफर, ये इक्वेशन है। इसी के लिए मैंने आपको पहले एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। और इक्वेशन क्या है वो अब आप देखिए, मेरे साथ में लिखते रहिएगा, अभी फिर मैं समझाता हूं। पोटेशियम इन एक्स, पोटेशियम इन दी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्लोराइड इन एक्स, सॉरी क्लोराइड इन दी वाई, ये ध्यान से रखना, क्लोराइड इन दी वाई अपॉन क्लोराइड इन दी एक्स, ये इन्होंने इक्वेशन दी थी। और इसको यही इक्वेशन हमारे किसमें पूछेंगे, इन एमसीक्यू। अब आप कहेंगे कि सर ऐसी तो नहीं देते, तो अब वहां पे कैसे दिया हुआ होगा, इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे, इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे। देखो कैसे लिखेंगे वो, के एक्स प्लस एन क्लोराइड माइनस इज इक्वल टू ये वाला इधर का क्लोराइड वाई, और पोटेशियम वाई वाला इधर चला गया, तो पोटेशियम वाई, इसका क्या हो गया। तो इस तरीके की इक्वेशंस देखने को मिलेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डोनम इक्वेशन। एंड डोनम इक्वेशन क्या बोलती है, एट इक्विलिब्रियम नो नेट ट्रांसफर, ठीक है। इसी तरीके से देखो बाई नेम पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझते रहना। ये इक्वेशन क्लियर है, कभी गलत मत करना। नेक्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन का नाम है नर्स इक्वेशन। पहले 10 मिनट का ब्रेक ले देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में केवल लेस देन 1 मिनट रहा है।